हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीडीवी के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 को कर लिया था, जिसमें से सारे मेजर टॉपिक्स को हमने सीडीपी पार्ट 1 में कवर कर लिया था। तो जो भी टॉपिक्स बचे हुए थे उसे हम आज के इस वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो इससे पहले हम सीडीपी के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, तो जो आपके बचे हुए टॉपिक्स थे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी की वीडियोस बनी हुई हैं। तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो भी नए हों वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। इस पहली वीडियो में हमने विकास के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स बच गए थे, तो उसे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो विकास के आयाम थे उसे आप देखेंगे। जो विकास का जो आयाम होता है, तो विकास आप सभी को पता है कि बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन में होता है। तो इसके कुछ आयाम हैं, उन्हें आप देखेंगे कि जो आपका विकास होता है वो शारीरिक होता है और गत्यात्मक होता है। जो आपका विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है और गत्यात्मक विकास होता है, जिसे आप फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं और मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट से तात्पर्य होता है जो कि आपके शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जैसे कि आपकी शारीरिक गतिविधियों के आधार पर आपका विकास होता है। जैसे आपका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सारी आपके शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत ये एक तरह से उन बालकों के विकास से, शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। ये जो आपके मसल्स हैं, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होती है, ये जो आपके मोटर डेवलपमेंट होती है। गामक विकास में बालकों के चलते, दौड़ते, कूदते, भोजन करने आदि का विकास को शामिल इसमें किया जाता है। अब ये जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं, इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला होता है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल से हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप एक एक करके देखेंगे। जो फाइन मोटर स्किल होता है, इसमें मसल का आपका कम यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, ब्रेकिंग चपाती, जैसे आप अपने हाथों से इन सभी कामों को करेंगे तो इसमें आपके मसल्स का कम यूज़ होगा। एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो इसमें आपके फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होगा। और जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, जैसे स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, इसमें आपके जो मसल्स होते हैं उनका आप ज़्यादा उपयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है, इसमें कुछ और भी डेवलपमेंट होते हैं, जैसे आपके मानसिक विकास से संबंधित होता है, जिसे आप संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, जिसे आप मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। मानसिक विकास भी एक बालक का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसमें आपके शारीरिक विकास भी आ जाते हैं, फिर आपका गत्यात्मक विकास, फिर आता है आपका मानसिक विकास, फिर आता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से भी परिपूर्ण होना चाहिए एक बालक को। फिर उसके सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी होता है। फिर मॉरल डेवलपमेंट भी नैतिक विकास के अंतर्गत आता है, ये भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर भाषा विकास सबसे ज़रूरी होता है। भाषा विकास, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चा कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो इसीलिए जो सभी डेवलपमेंट होते हैं वो सभी ज़रूरी होते हैं एक बालक के परिप्रेक्ष्य में। तो ये सभी हो गए विकास के आयाम। तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये टॉपिक भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो आकलन का उद्देश्य होता है किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रकृति आकलन कहलाती है। हम किसी के भी बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम आकलन के अंतर्गत रखते हैं। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे हम किसी
बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो उस दौरान चलने वाली ये प्रक्रिया होती है उसे ही हम आकलन कहते हैं। किसी बच्चे के बारे में हम असेसमेंट करते हैं, उसे हम आकलन के नाम से जानते हैं। फिर आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का ही एक तरीका होता है, और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न होता है जो बच्चों को है, जिसको समझना चाहिए। हम किसी बच्चे के अंतर जो होने वाली कन्फ्यूज़न होती है उसे हम दूर करते हैं टीचिंग के दौरान ही, उसे ही हम आकलन का नाम देते हैं। अब आकलन भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रचनात्मक आकलन और दूसरा होता है योगात्मक आकलन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रचनात्मक आकलन होता है, ये जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, इनसे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो रचनात्मक आकलन होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपके कक्षा में पढ़ाने के दौरान किया जाता है, उसे हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। ये बच्चों के बारे में जानने का सबसे बेस्ट आकलन या तरीका है। रचनात्मक आकलन को सबसे अच्छा तरीका माना गया, और वहीं समेटिव असेसमेंट की बात कही जाती है तो इसे हम साल के अंत में करते हैं। वो आपके समेटिव असेसमेंट के आकलन के अंतर्गत आता है। सबसे अच्छी आकलन यहाँ मानी जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, और समेटिव असेसमेंट साल के अंत में किया जाता है, इसीलिए इसे उतनी अच्छी असेसमेंट नहीं मानी जाती। तो आप देखें कि इसमें भी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसे कहा जाता है, तो ये आपके समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ये सीखने का आकलन इसे कहते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ये सीखने के लिए आकलन के रूप में होता है। तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये फॉर लर्निंग होगा, यहाँ पे फॉर लर्निंग लिखेंगे आप लोग, इसे करेक्ट कर लीजिए। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। और जो असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है वो आपका सेल्फ असेसमेंट के अंतर्गत आता है, जो सीखने के रूप में आकलन होता है। जो आप सेल्फ असेसमेंट खुद के लिए आकलन करते हैं वो आपके असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो ये सभी चीज़ों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग किसे कहते हैं, और असेसमेंट एज लर्निंग किसे कहते हैं। तो सबसे आपका अच्छा असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो आपके समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, जिसे आप साल के अंत में करते हैं, और असेसमेंट फॉर लर्निंग को आप कक्षा के दौरान करते हैं। और जो असेसमेंट एज लर्निंग होता है वो आप खुद के आकलन के लिए करते हैं स्वयं। अब इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन, किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय लेना मूल्यांकन कहलाता है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसके अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक शामिल होते हैं, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए होती है, उस पर जोर देती है। CCE इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियाँ की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। तो ये सभी आपके CCE के अंतर्गत आती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं कैपेबिलिटीज़ को बेहतर बनाता है। फिर गत्यात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ये बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं शिक्षण की विधियाँ, जो टीचिंग मेथड्स हैं, उनसे आपके क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो टीचिंग मेथड्स को आप एक एक करके देखेंगे। इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले समस्या समाधान विधि, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक ही हिंट दिया जाता है। इसके जो स्टेप होते हैं, स्टेप से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देखेंगे। जो इसके स्टेप होते हैं, इसे कैसे अरेंज करना है ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप एक क्रम के अनुसार याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो क्रम होता है, सबसे पहला आता है समस्या को चुनना, फिर इसके समस्या के कारण आएंगे, फिर समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर समस्या का समाधान, फिर समस्या का व्यवहारिक प्रयोग। ये हैं इसके स्टेप, और इसी स्टेप में आपको इन्हें याद रखना है, क्योंकि इसे अरेंज करने के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं।
फिर इसमें सबसे पहला मेथड है आगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत आता है, इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि होती है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इससे पहले जब मैंने हिंदी पेडागोजी की क्लास ली थी तो उसमें मैंने आगमन विधि और निगमन विधि को अच्छे से समझाया था। तो उसी आगमन विधि के बारे में यहाँ पर भी लिखा गया है कि ये जो होती है वो छात्र केंद्रित विधि होती है और इसमें जो उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है और इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। सेम इसके ऑपोजिट होता है निगमन विधि में। निगमन विधि इसके सेम ऑपोजिट होता है जिसे हम डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों पर ज्ञान दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन्हें नियमों को समझाया जाता है। ये एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है और आगमन विधि जो होती है आपकी छात्र केंद्रित विधि कहलाती है। इसके जो सारे नियम हैं वो बिल्कुल आपके आगमन विधि से ऑपोजिट होते हैं। इसे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है और जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। इसके जो प्रवर्तक थे किलपैट्रिक थे। ये विधि अनुभव केंद्रित होती है। ये बालकों के समीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। ये विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो करके सीखने पर ज़्यादा बल देती है, तो इसमें यही कहा गया है। फिर नेक्स्ट विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में लिखा गया है कि इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जो इसमें बालक होते हैं उन्हें व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना ही भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता इसमें नहीं ली जाती, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखी गई अभ्यास द्वारा सीधे भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकता है। अगर आपको किसी भाषा को सीखनी है तो आप ऐसे परिवेश में चले जाइए जहाँ पर उस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, तो आप खुद ब खुद उस भाषा को सीख सकते हैं। तो इसमें आपकी ना ही मातृभाषा लिखेगी ना ही और कोई भी भाषा। आप जो भाषा सीखना चाहते हैं उस आप क्षेत्र में चले जाइए, तो वहाँ से आप उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। डायरेक्ट मेथड इसी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। संश्लेषण विधि में कहा गया है कि विश्लेषण और जो संश्लेषण विधि होता है ये एक दूसरे के पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है और इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अनुकरण विधि। इस विधि में अनुकरण करके सीखना होता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा गया। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वचन करना सिखाते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर उसका अनुसरण बालक करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया है। फिर नेक्स्ट विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है और व्याख्यान विधि को शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। जो आपकी व्याख्यान विधि होती है वो सबसे प्राचीन विधि कहलाती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि भी माना गया है। इसे हम स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम भी कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। जो व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है खंडीकरण, जो चंकिंग होता है। इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़े में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों में समूह में बांटकर याद कराना। आप किसी भी फ़ोन नंबर को जब याद करते हैं तो उसे टुकड़े में
खंडीकरण करके ही आप उसे याद करते हैं, इसे ही हम चंकिंग का नाम देते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है चिंतन, जिसे हम थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। चिंतन के अंतर्गत लिखा गया कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। किसी समस्या का अगर हमें समाधान करना है तो उसके लिए जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस विचार को हम चिंतन के अंतर्गत रखते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। अब चिंतन के कुछ प्रकार हैं, उन्हें आप एक एक करके देखेंगे। जो चिंतन के प्रकार होते हैं वो पहला है स्वलीन चिंतन, जिसमें ये कहा गया कि इसमें स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, शिव, वो आता है चिंतन के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक चिंतन। ये है वास्तविकता से जिसका संबंध होता है, वो आपके यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत आता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक चिंतन। जो आपके यथार्थवादी चिंतन है उसके कुछ टाइप्स हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत जो आपका अभिसारी चिंतन, जिसे आप कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है और समस्या का ही एक समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत यानी कि क्लोज एंडेड वाला होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, तो ये आपके अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। ये आपके क्लोज एंडेड वाले भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसे आप ब्रॉड लेवल पर देखते हैं, इसे आप बहुविध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जिसे इसमें ये लिखा गया है कि इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मक का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। अगर आप दिल्ली के बारे में पूछेंगे, दिल्ली में क्या है क्या नहीं है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। और अगर आप पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो सिर्फ दिल्ली, तो उसमें एक ही आंसर आप दे पाएंगे, तो उसे आप अब अभिसारी चिंतन अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि अपसारी चिंतन जिसमें क्रिएटिविटी का ज़्यादा यूज़ होता है और इमेजिनेशन का ज़्यादा यूज़ होता है, वो आपके अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। इसे आप ओपन एंडेड वाले भी चिंतन के नाम से जानेंगे। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार होते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जिसे आप जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक कहलाता है और ये चिंतन निम्न स्तर का होता है। प्रत्यात्मक चिंतन को आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। ये आपकी अमूर्त चिंतन होती, जो चीज़ दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना, उसे आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंतर्गत रखेंगे। फिर नेक्स्ट है इमेजिनरी थिंकिंग। इमेजिनरी थिंकिंग के अंतर्गत आप पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं उससे रखेंगे, तो ये आपके इमेजिनरी थिंकिंग के अंतर्गत आएंगी। इसका जो लास्ट थिंकिंग है वो है लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। ये चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो सर्वोत्तम स्तर और निम्न स्तर कौन कौन से हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे भी क्वेश्चन एक न एक पूछे जाते ही हैं। तो जो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके अंतर्गत आता है जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग हम करते हैं उसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत रखते हैं। इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। इससे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय की बचत भी होती है। अब जो कुछ टाइप्स ऑफ TLM होते हैं वो इंद्रियों के आधार पर इन्हें हम 3 प्रकार से बांटते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है जो आपका ऑडियो लर्निंग मटेरियल होता है। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण होते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि। आपको ऑडियो और विजुअल में अंतर करना पता होना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि ऑडियो इसमें से लर्निंग मटेरियल कौन से हैं और विजुअल लर्निंग मटेरियल कौन से हैं, तो आपको पता होने चाहिए।
फिर नेक्स्ट है इसमें विजुअल लर्निंग मटेरियल। इसके अंतर्गत आता है इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण होते हैं श्याम पट, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून मॉडल, पोस्ट फिल्म आदि। ये सारे आपकी विजुअल लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल, जो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल को विजुअल के रूप में भी देख सकते हैं और ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जैसे फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र, ये सारे आपके ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो हो गए आपके TLM। अब कुछ जो मनोवैज्ञानिक बच गए थे उन्हें आप देख लीजिए। ज़्यादातर जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्हें हमने पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर लिया था। तो एक दो बस जो साइकोलॉजिस्ट बचे हुए हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें आप देख लीजिए। तो इसमें से सबसे पहले हैं एल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो जो एल्बर्ट बंडूरा थे वो कनाडा के निवासी थे और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनके आपको सिद्धांत याद रखने ज़रूरी है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे कि अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन, अनुकरण करना या मॉडलिंग। ये सभी नाम आप एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत के अन्य नामों के रूप में भी इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग में जो एल्बर्ट बंडूरा थे इन्होंने एक बोबो डॉल का प्रयोग किया था, उस पर प्रयोग किया था और इन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई थी। तो आप देखें कि बंडूरा के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट निकला था, जो बच्चे रिएक्ट करते हैं उस फिल्मों को देखने के बाद, तो उनमें से ये 4 चीज़ें जो निकल कर आई थी वो है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, सबसे पहला बच्चा अटेंशन के माध्यम से सीखेगा, फिर रिटेंशन, फिर उसे रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उससे आप जिस प्रकार से उसे मोटिवेशन मिलेगा वो आपके मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये आपके स्टेजेस हो जाते हैं बंडूरा के अकॉर्डिंग। तो इससे यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो इनके स्टेजेस के बारे में दिया गया है। फिर नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक नॉम चॉम्स्की। तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था जिसे आप इनबर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये कहते हैं कि बच्चों में के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसे बच्चा भाषा सीखने के लिए समझ सकता है। जैसे नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत के बारे में दे दिया जाएगा कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसका सिद्धांत है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत है। जो एक डिवाइस होती है जिसे हम LED के नाम से जानते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो यही डिवाइस जो है नॉम चॉम्स्की ने बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है इस प्रकार से बताया था। तो जो यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत यानी सार्वभौमिक व्याकरण, जो ग्रामर जो बच्चे के अंदर जन्मजात रूप से होती है, ये भी चॉम्स्की के द्वारा ही बताया गया है। फिर नॉम चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। पहला लेवल है इस सतही संरचना, सरफेस लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता, जैसे मम्मी पापा, खाना पीना आदि। ये सिर्फ एक ध्वनि है उनके लिए, इनका अर्थ वो नहीं समझ पाता, सिर्फ उनके शब्दों को समझ पाता है। फिर नेक्स्ट है गहरी संरचना। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे वो पानी के अर्थ को समझने लगेगा, इससे पीने से प्यास बुझती है, इस प्रकार से वो अर्थ के ज्ञान को समझने के लिए लगता है। तो आप देखेंगे कि CDP का पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से आप जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर देख सकते हैं। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए जिनका भी CTET का पेपर है। तो ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही काम आएंगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम है, जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है 21 जनवरी 2024 को, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो सभी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।